नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही है अभी वर्तमान में वो भाषा विज्ञान की क्लास है और भाषा विज्ञान के अंतर्गत आप बहुत सारी क्लासेस देख चुके हैं। इसके अंतर्गत आप भाषा का जो विकास क्रम रहा है, चाहे वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हों, चाहे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हों, मुझे लगता है आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं। तो इसी प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाएंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आप पढ़ रहे थे। कल हमने अपभ्रंश को देखा था और अपभ्रंश के बाद जो भाषा का विकास होता है वो किस तरह अवहट्ठ में होता है। अवहट्ठ के बाद हिंदी आती है, लेकिन हिंदी और अवहट्ठ के बीच जो एक अवस्था आती है, मतलब परिवर्तन जहां पर हो रहा होता है, तो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा उसको पुरानी हिंदी नाम दिया जाता है, जिसमें कि गुलेरी जी शामिल हैं। तो एक सवाल, एक टॉपिक जो आपके नेट के सिलेबस में भी है, जो एमपी वाले विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस में भी शामिल है कि अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी के बीच में रिलेशन क्या है। जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली आप उन चेंजेस की बात करते हैं कि क्या अपभ्रंश में था, क्या अवहट्ठ में था, क्या पुरानी हिंदी में रह गया, मतलब वो परिवर्तन क्या क्या होते रहे जो हिंदी तक चलते चले आए। तो इसी पर हम बात करेंगे आज। उससे पहले थोड़ा सा अपभ्रंश को आप देख चुके हैं, अवहट्ठ के बारे में दो चार पॉइंट बात करेंगे, उसके बाद पुरानी हिंदी, उसके बाद हम तुलनात्मक अध्ययन पर आएंगे। तो मुझे लगता है आवाज क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनीता जी, सुमित जी, विंकल जी, उषा जी, वंदना जी, अर्चना जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो ये आज मैंने कुछ चीजें लिख कर रख ली हैं। देखो, पहले अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी। कल आप अपभ्रंश के भेद पढ़ रहे थे और उसके अंदर आपने मार्कंडेय के अनुसार तीन भेद देखे थे। नॉर्मली तीन भेद ही माने जाते हैं, सर्वमान्य मत जो कहता है। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे। मार्कंडेय ने अपभ्रंश की तीन भेद कौन से माने थे? नागर, उपनागर और ब्राह्मण। इसके अलावा भी कुछ विद्वान है जो इसके भेद करते हैं। यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने आज इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। कल की क्लास में ये रह गया था क्योंकि अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अपभ्रंश को डॉक्टर नामवर सिंह जी ने कितने भागों में बांटा है। तो इस तरह के सवाल आपके निकल के आ जाते हैं। नमी साधु की बात करते हैं, इन्होंने तीन भेद किए हैं। उपनागर है, आभीर है, ग्राम्य। ग्राम्य मतलब ग्रामीण भाषा यानी गांव की भाषा। इसके अलावा याकोबी नाम के विद्वान हुए, इन्होंने चार तरह से इसका वर्गीकरण किया। इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी अपभ्रंश चार भागों में इसको डिवाइड किया है। मुझे लगता है स्क्रीन आपको ठीक से दिख रही होगी, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर नामवर सिंह जी की बात करते हैं तो इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दो भेद किए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये तो आपका सर्वमान्य हो जाता है, ज्यादातर विद्वान जो हैं मार्कंडेय जी से सहमत नजर आते हैं, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह चूंकि आधुनिक साहित्यकारों में शामिल है, साहित्य आलोचकों में शामिल है, तो इनका भी मत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए। अर्चना जी, हिमानी जी, प्रवीण जी, राहुल जी, उषा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत जो लेट जुड़े हैं। आज बता दें, एमपी के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मैसेज करते हैं, उनका कुछ टॉपिक आप साहित्य देखेंगे तो पूरा कवर हो रखा है। बहुत सारे आपके टॉपिक ऐसे हैं जो हमने केवी के अंदर डिस्कस किए थे, केवी के अंदर उसको कवर किया था। तो आज मैं एक बार 9 बजे हमारी यूट्यूब पर जो क्लास होगी उसमें हम एमपी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकें, और जो क्लासेस आपकी रहती हैं उसको हम कब करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ। तो 9 बजे आज टेस्ट नहीं होगा, एमपी का जो पेपर है उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कल आपने 7 प्रकार का वर्गीकरण देखा था। सामान्य तौर पर वो 7 प्रकार आपको मिल जाते हैं, जो एक सर्वमान्य मत है कि अपभ्रंश जो है किन क्षेत्रीय आधारों पर विकसित हुआ था। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की हम बात करते हैं तो इन्होंने क्षेत्रीय वर्गीकरण किया है 5 प्रकार से, तो इनका भी महत्वपूर्ण है, आधुनिक साहित्यकारों में शामिल है, तो इनको थोड़ा सा देखिएगा। इन्होंने सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और ब्राह्मण, इन 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। इसके अंतर्गत आप जानते हैं सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत आप पश्चिमी, राजस्थानी, इसको हम डिटेल में हालांकि पढ़ेंगे, गुजराती और पहाड़, इन्होंने पहाड़ी को भी यहीं पर रख दिया है। वैसे आप जानते हैं खस एक अलग होता है, लेकिन इनका जो वर्गीकरण है वो सौरसेनी के अंदर ही रखा गया है। तो वैसे 3 मुख्य रूप से इसमें आते हैं और इसके लिए मैंने ट्रिक एक बनाई थी, और वो ट्रिक आपको पता होगी, शायद आपने पढ़ा होगा, शौर परागु करके,
जब आप शौर परागु पढ़ते हैं, शौर सेनी से पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती, मुख्य रूप से 3 ही आती हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी जी ने पहाड़ी भी इसी के अंदर ऐड कर दिया है, इसको आप याद रख सकते हैं। इन्होंने मागधी का वर्गीकरण किया है, सामान्य तौर पर वही वर्गीकरण है जो आप देखते हैं, ठीक है। बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया इसके अंदर इन्होंने शामिल किया है। बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया, ये इनका वर्गीकरण है, ठीक है। अर्धमागधी, जिसको आप पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत इन्होंने इसका वर्गीकरण किया। महाराष्ट्री की बात करें तो मराठी, और ब्राचड़ और पैसाची जो है, इसमें आपका लहंदा है, पंजाबी है, सिंधी है, ठीक है। लहंदा, पंजाबी, सिंधी, ये सारी चीजें आ सकती हैं। आप भी कमेंट करते रहें अगर आपने पहले इसको पढ़ा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कल वाली क्लास में एक पॉइंट रह गया था। कल जब हम अपभ्रंश की बात कर रहे थे तो मैंने 500 ईसा पूर्व बताया था, तो वो थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे। एक्चुअल में 500 ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व पूरा हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो आ जाता है। 500 से लेकर 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो पूरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 500 से शुरू होकर, 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1000 ईस्वी तक आता है। तो कल शायद 1 ईस्वी या 1000 ईस्वी बता दिया था, तो उसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा अगर नोट बनाया होगा तो अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का है, तो उसको आप एक बार करेक्शन कर लेंगे। वो मैंने बाद में देखा और मुझे लगा कि शायद हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये थोड़ा सा जो है। तो आप अपभ्रंश पूरा देख चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज अवहट्ट की। अवहट्ट, अपभ्रंश के बारे में आपने बहुत सारी चीजें देखी। अपभ्रंश को अपभ्रष्ट कहा गया, पथभ्रष्ट कहा गया, विकृत कहा गया, है ना। जो अपने संस्कार से च्युत हो गई, मतलब अलग हो गई, संस्कार च्युत भाषा कहा गया। तो अलग अलग नामों से इसको जाना गया। और जब भाषा का विकास क्रम शुरू हुआ तो यहाँ पर अवहट्ट नाम की एक भाषा निकल के आती है। इसका समय जो माना गया 900 ईस्वी, लगभग शुक्ल जी कहते हैं कि लगभग 900 ईस्वी या 900 वर्षों का जो अंतर रहा है, लेकिन ज्यादातर पुस्तकों में आपको 900 से 1100 ईस्वी दिया जाता है। तो 1100 ईस्वी तक का जो विकास क्रम था ये क्या कहलाया, अवहट्ट की अवस्था कहलाई। और अवहट्ट में हम अवहट्ट की बात करें तो इसका जो प्रयोग था वो साहित्य में 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो साहित्य में प्रयोग कब तक हुआ, 14th सेंचुरी तक। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसका प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे अवहट्ट का जो प्रथम प्रयोग मिलता है वो वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी का ग्रंथ है, वहां पर मिलता है। तो इसका प्रथम प्रयोग, बेसिक बातें हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। वर्ण रत्नाकर, और वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है तो आप जानते हैं, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, ठीक है। पहली बार जब हमें अवहट्ट का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। आपने एक चीज और देखी थी, अवहट्ट क्या है। अवहट्ट जो है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की आप कड़ी मान सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। पुरानी हिंदी के बीच की एक कड़ी के रूप में हमारे सामने आती है, मतलब दोनों को मिलाने का जो काम कर रही है वो कौन सी भाषा कर रही है, वो कर रही है अवहट्ट। एक सवाल यहाँ से निकल के आता है, बहुत बार आपने इसको पढ़ा है कि कौन से वो मुस्लिम कवि थे जिन्होंने सर्वप्रथम अवहट्ट का प्रयोग किया, या जिनकी रचनाओं में हमें अवहट्ट देखने को मिल जाता है। या एक सवाल घुमा के पूछा जाता है, किसी भी भारतीय भाषा में लेखन करने का सर्वप्रथम कार्य किस मुस्लिम के द्वारा किया गया था। तो संदेश रासक, वैसे संदेश होता है, ध्यान रखेंगे ऐसा। संदेश रासक क्यों, क्योंकि आप जानते हैं उस समय शाह का विकास नहीं हुआ था। तो संदेश रासक जो कि किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की रचना है। प्रथम मुस्लिम कवि थे ये,
प्रथम मुस्लिम कवि। अब यहाँ से सवाल दोनों तरीके से बनता है, अवहट्ट में प्रयोग करने वाले या किसी भी भारतीय भाषा में सर्वप्रथम लेखन कार्य करने वाले मुस्लिम कवि कौन थे? हाँ, अब्दुल रहमान, बिल्कुल। अब्दुल रहमान को अद्दमाड़ भी कहा जाता है, अद्दमाड़ भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने बीच की कड़ी की बात की, इसको किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी जी ने माना है, ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं इन्होंने एक प्रक्रिया की तरफ इशारा किया है कि जो भाषा का परिवर्तन हो रहा है ये वास्तविक प्रक्रिया है। तो सुनीति कुमार चटर्जी जी की जो है ये मान्यता, आप इसको नोट कर सकते हैं। विद्यापति की बात करते हैं। विद्यापति की जो कीर्तिलता है, आप जानते हैं कीर्तिलता में उन्होंने एक दोहे का प्रयोग किया है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कीर्तिलता की भाषा को। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट। और ये किसके अकॉर्डिंग है, हम इसको भी थोड़ा सा बात करेंगे, स्वयं विद्यापति के अनुसार। चलिए, हाँ, संदेश रासक एक खंड काव्य है। अब विक्रमपुर की वियोगिनी का इसमें वर्णन किया गया है। वियोगिनी का नाम क्या है वो मिलता नहीं है, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत जो संदेश रासक है, षड ऋतु वर्णन है। लास्ट टाइम मैंने आपको शायद 12 मासा कहा था, वो 12 मासा ना होकर षड ऋतु वर्णन है, तो आपने उसको याद रख लेना है। प्राकृत पेंगलम आप जानते हैं, जिसकी टीका वंशीधर ने लिखी थी, वो भी किस भाषा में माना जाता है? प्राकृत पेंगलम की बात करते हैं, जो वंशीधर है। वैसे तो लक्ष्मीधर हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे टीका इस पर लिखी तो ये ज्यादा प्रसिद्ध हुई। इसकी भाषा क्या है? अवहट्ट है। तो ये कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ जो आपको अवहट्ट के मिल जाते हैं, थोड़ा सा आप इसको याद रखें। दो रचनाओं का जिक्र और आता है, संत ज्ञानेश्वर और रोड़ा कवि जो राउल वेल है। राउल वेल का ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि राउल वेल जो है एकमात्र ऐसी रचना है जिसके अंदर एक ही भाषा का प्रयोग हुआ है, और जब एक भाषा का प्रयोग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ज्ञानेश्वरी नाम की एक रचना है, ज्ञानेश्वरी और राउल बेल। राउल बेल, वैसे राउल बेल होता है, राउल बेल होता है, आप देख लेना। एक तो आप रोड़ा कवि की रचना कहते हैं। वैसे अपभ्रंश के अंदर आप इसको बढ़ चुके हैं, लेकिन अपभ्रंश के साथ साथ इसको अवहट्ट की रचना भी, मतलब अवहट्ट के शब्द, या फिर बहुत सारे विद्वानों की हम बात करें तो ऐसा माना गया है कि एकमात्र रचना है जिसके अंदर एक ही भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, तेसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपा हट्टा। बहुत अच्छे। तो ये जो पंक्ति हम किस आधार पर कहते हैं कि इन्होंने अपनी रचना की भाषा को अवहट्ट माना है? इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिठा। यानी जो देसी भाषा है वो सभी को प्रिय लगती है। मीठा लगने का मतलब क्या है? प्रिय लगती है। इसी वजह से मैं देसी भाषा का प्रयोग करता हूँ, और वो देसी भाषा क्या है? अवहट्ट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं देसी भाषा का जिक्र किया है अवहट्ट के रूप में। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। ये भी दोनों ग्रंथ किस भाषा में माने जाते हैं? अवहट्ट में माने जाते हैं। आगे बढ़े। मोनिका जी कह रही हैं न्यू स्टूडेंट है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो नए विद्यार्थी हैं। आते हैं पुरानी हिंदी पर। और पुरानी हिंदी जो है हमारी, इसका समय ऐसा माना जाता है कि 1100 जब अवहट्ट खत्म होता है तो वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है, और 1300 ईस्वी तक ये चलता रहता है। हालांकि आप इस चीज को हमेशा माइंड में रखें कि ये समय हमेशा लगभग में होता है, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में संपन्न नहीं होता, परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और अगर आप इसको सेंचुरी में देखेंगे तो बहुत सारे विद्वान जो है 8वीं 9वीं शताब्दी इसका चरम काल मानते हैं। आप देखेंगे सिद्ध साहित्य जो हमारा चल रहा था उसके अंदर भी ये पुरानी हिंदी के कुछ जो है शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं, ऐसा बहुत सारे विद्वान कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुरानी हिंदी का जो नामकरण किया गया, वो मतलब इस अपभ्रंश के बाद की अवस्था को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो एक नाम, वैसे शुक्ल जी भी इस मत से सहमत है, ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी ने इसको प्राकृताभास हिंदी कहा है। आगे आप उसको लिख सकते हैं। गुलेरी जी का नाम आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। शुक्ल जी ने क्या माना है? आप देखो, एक सवाल सीधा सा बन जाता है, जिसे शुक्ल जी ने
पुरानी हिंदी माना, जिसे गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी माना है, उसे शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी, मतलब प्राकृत का आभास अभी भी इनको यहाँ पर हो रहा है शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, जब 8वीं और 9वीं सदी की बात करते हैं, सिद्धों की रचनाओं में हमें ये, सिद्धों की रचनाओं में भी मिल जाती है ये भाषा, सिद्धों की रचनाओं में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ से चल रही है, कुछ कुछ प्रयोग इनका वहां से भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे हम पुष्पदंत की बात करते हैं तो बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम हिंदी की बात ना करें तो थोड़ा सा हिंदी से पीछे चलते हैं। अब हिंदी जहाँ से शुरू हो रही है वो भाषा क्या है, पुरानी हिंदी है या अपभ्रंश से मिली जुली हिंदी है? तो आप पुष्पदंत को हिंदी के अंदर भी मान रहे हैं बहुत सारे विद्वान, और कुछ विद्वान कहते हैं कि अपभ्रंश के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मानने का आधार क्या रहा होगा, क्योंकि वो शब्द हमें यहाँ पर दिखाई देने लगे थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। हाँ, प्राकृताभास हिंदी, ठीक है। अभी मैंने एक इससे पहले एक जिक्र किया था कि राउल बेल जो है, राउल बेल या बेली भी इसको कहा जाता है, आप देखेंगे राउल बेल, राउल बेली जो है, इसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं राउल बेल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, एक भाषा के लक्षण। और ये किसने माना है? तो यहाँ पर दो नाम आते हैं, एक तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इसके अलावा हम बात करते हैं तो डॉक्टर हरदेव बाहरी भी इनके इस मत से जो है एग्री करते हुए नजर आते हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी। इसके अलावा आप एक और नाम याद रख सकते हैं, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया का। ठीक है, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। तो ये तीन ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं। देखो यहाँ से सवाल कैसे बनता है कि राउल बेल में एक भाषा के लक्षण किस विद्वान ने माने हैं? तो आपको चार ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, एक यहां से हो सकता है, तीन अलग हो सकता है, या एक सवाल यहां से निकल के आ सकता है कि राउल बेल में एक भाषा के लक्षण किस विद्वान ने नहीं माने हैं। तो तीन ऑप्शन आपको यहां से मिल गया, एक चौथा ऑप्शन आपको मिल गया। तो आपको नहीं के अर्थ में जब निकालना होगा तो इन तीनों के इतर आप निकालेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए। हाँ, शिव सिंह सेंगर जो है पुष्पदंत को मानते हैं, लेकिन चूंकि देखो वही बात हो गई कि आप हिंदी का विकास कहाँ से मान रहे हैं, तो यहाँ पर आकर असहमति हो जाती है। कुछ शब्द में है, एक मिनट, दोनों अवहट्ट में है बिल्कुल। ये जो रोड़ा कवि की रचना है राउल बेल, और ज्ञानेश्वरी की जो रचना है ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरी की, ये दोनों अवहट्ट में है। ठीक है, हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीन कहानियां, तीन ही कहानियां, तीन कहानियां, तीन ही कहानियां हैं। सवाल सीधे बनता है, मात्र तीन कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये हमारे गुलेरी जी हैं, याद रखेंगे। चलिए, ये तो कुछ बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए थी, अपभ्रंश और अवहट्ट। इसके अलावा जो हमारी पुरानी हिंदी है, तो पुरानी हिंदी से जो सवाल एक बनता है, एक ही सवाल कई बार पूछा गया है और यही रिपीट होता रहता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? तो गुलेरी जी ने माना है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन, ये तो आप बिल्कुल रट चुके हैं, इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो तीनों की कुछ विशेषताएं जो आपने अभी यहाँ पर देख ली। अब थोड़ा सा चलेंगे पीडीएफ की तरफ, और दोनों तीनों में अंतर क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि आपके नेट की परीक्षा में भी है और एमपी वर्ग 2 में भी शामिल है। तो वहां पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करके, और इसके लिए मैंने इसको पहले से थोड़ा सा, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा का संबंध क्या है। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध।
क्या अंतर है तीनों में और क्या क्या परिवर्तन इतने समय के बीच में हुआ है। ठीक, अच्छी खासी संख्या में आप लोग जुड़ चुके हैं। ये पीडीएफ वैसे मैं दे दूंगी आपको, ये टेबल बनानी हो तो बना लेना, वरना ये पीडीएफ तो ऐसे ही मिल जाएगी। सबसे पहले अंतर क्या रहा है, किस क्षेत्र में अंतर रहा है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, इन तीनों का एक तरह से आप तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। अपभ्रंश का समय, देखो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मैंने अभी आपको कहा इसको आप कल की क्लास में थोड़ा सा चेंज करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, तो आप जानते हैं ये शुरू होता है 500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 1000 तक आप कह सकते हैं। ठीक है, 500 500 500 में डिवाइड कर ले, 1000 ईस्वी तक जो ऐसा सर्वमान्य मत जो है निकल के आता है, हालांकि चेंजेस होते रहे। वैसे आप देख रहे 1300 तक जा रहा है, जो कि हम कह रहे हैं 1300 कहने का मतलब है कि आपने अभी एक पॉइंट देखा कि 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में भी आपने देखा था कि साहित्य में इसका प्रयोग 14th सेंचुरी तक होता रहा है। इसका मतलब परिवर्तन जो है अभी भी चल रहा है। तो हम बात करेंगे अंतर समय। सबसे पहले आप देखिएगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, और इसके बाद हम इसी के अंतर्गत 1000 ईस्वी से थोड़ा सा पहले जब अपभ्रंश खत्म हो रहा होता है, उसी दौरान हमें अपभ्रंश का रूप दिखाई देने लग जाता है, जो कि 900 से 1100 और 1100 से लेकर 1300 तक जब हिंदी के हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चेंज क्या क्या हुए, ए और ए का प्रयोग क्या होता था, कहाँ पर होता था, तो अपभ्रंश के अंदर इसका प्रयोग नहीं होता था, इसका अभाव था, यानी जो हमारे ए और ए स्वर हैं उनका अभाव देखने को मिल जाता था। यहाँ पर आप एक पॉइंट जो है मेंशन कर सकते हैं। चलिए, नेटवर्क की समस्या है, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखना। राजीव जी नमस्ते। तो अपभ्रंश में ए आई का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अवहट्ट तक आते आते, मतलब जब आप 900 ईस्वी तक जाते हैं आगे, तब इसका प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। और पुरानी हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा अय और औ का प्रयोग, मतलब इससे भी ज्यादा अय और औ का प्रयोग देखने को मिलता है। ये तो है ही है, इसका भी प्रयोग यहाँ पर होने लगा है। ठीक है, री के प्रयोग की बात करें तो इसमें आप देखेंगे री का जो प्रयोग था, री से ऋषि होता है, आप जानते हैं, स्वर में काउंट करते हैं इसको। अब इसका प्रयोग ऋ के रूप में, मात्रा के रूप में ना होकर अ, ई, उ और ए के रूप में होने लगा था। जैसे कृष्ण, आप कृष्ण में री की मात्रा देख रहे हैं, तो ये री की मात्रा यहाँ से हट गई और ये क बन गया, यानी क में क्या जुड़ गया, अ जुड़ गया, तो ये कृष्ण की मात्रा सीधे सीधे यहाँ से हट गई है। तो यहाँ पे आ का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही ऋण है, र में देखो ऋण, बेसिकली आपको री की मात्रा दिख रही है, लेकिन ये री हटकर क्या हो गया, र में ई की मात्रा जुड़ गई है। तो अ और ई का प्रयोग आपको सामान्य तौर पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। री की मात्रा है ग्रह, ग्रह का ए हो गया, गेह हो गया, यानी ए का प्रयोग हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसका विकास यहाँ तक चलता रहा है प्रक्रिया में, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी, शायद क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग जो है नहीं होता था, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिए, ये शायद ग के रूप में अर्थ प्रयोग हो रहा है। इसका विकास चल रहा है और यहाँ बढ़ते हैं तो इसमें भी ये प्रयोग देखने को हमें मिलता है। आगे हम व्यंजनों की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 प्रकार के व्यंजनों का अभाव था। वो कौन से थे, डा है, डा नहीं है डा, सड़क, ड़, अढ़ा, न, श और श। तो ये 5 व्यंजन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते। यहाँ से सवाल कैसे मिलता है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का अभाव अपभ्रंश में देखने को मिलता है। तो आपको 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें से दे दिया गया, चौथा ऑप्शन कहीं और से दे दिया गया। तो या फिर सीधे क्रम में देखो, एक सवाल ऐसे बनता है, ये एक ऑप्शन में हो गया, एक ऑप्शन में ड, ढ, न, प ऐसे करके दे दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे द्वित्व व्यंजन, जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन है, इसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, और इसके अलावा न, श, स, ये हमारे अभाव में आते हैं अपभ्रंश में। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते इसका प्रयोग होने लगा था, यानी जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन अन्य का नहीं हो रहा है, इन तीनों का नहीं हो रहा है। जब आप यहाँ पहुंचे तो इसका भी प्रयोग हो रहा है, यानी ड़ और श का प्रयोग हो रहा है, ण ढ़ का प्रयोग हो रहा है, श का प्रयोग हो रहा है, न का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चेंजेस जो है
धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन का स्थान किसने ले लिया? द्वित्व व्यंजन ने ले लिया। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है? संयुक्त व्यंजन होते हैं जो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने होते हैं, और द्वित्व व्यंजन होते हैं जो सेम व्यंजन होते हैं, उन्हीं का योग हो जाता है। जैसे कर्म, यहाँ पे क में एक और व्यंजन जुड़ा हुआ है र, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर्म ना होकर ये कम हो गया। आप देख रहे हैं जो माँ है द्वित्व व्यंजन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। उसी प्रकार धम यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पे दीर्घ हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया? ये जो द्वित्व व्यंजन है अब वो दीर्घ हो गया है, और यहाँ पर प्रयोग और ज्यादा ये बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, श में क्या परिवर्तन हुआ? देखो श जो है वो ख में बदल गया। जैसे द्राक्ष, द्राक्ष क्या बन गया? दाख। ये परिवर्तन ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे परिवर्तन है, लेकिन ये इस तरह के सवाल जो है आपसे बन जाते हैं। ये प्रयोग यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और जब और आगे जाते हैं तो ख जो है वो क्ष और छ के रूप में बदल जाता है। कक्षा वाला क्ष है और छतरी वाला छ है, उसमें चेंज हो गया है। ड़ का प्रयोग आप जानते हैं, अपभ्रंश को ण भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें टा वर्ग की प्रधानता रही है, और जब टा वर्ग की प्रधानता रही है तो ड़ का प्रयोग ज्यादा रहा है, ना का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। सेम यहाँ पर भी, यानी अवहट्ट में भी वो प्रक्रिया चलती रही है, ण का प्रयोग हुआ है, ना का प्रयोग नहीं हुआ है। जब आप पुरानी हिंदी में पहुंचते हैं और चूंकि अपभ्रंश का वर्गीकरण हो रहा है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी अपभ्रंश था, पूर्वी हिंदी वाला अपभ्रंश था, वहां पर ना का प्रयोग देखने को मिल जाता है, और जो पश्चिमी क्षेत्र था वहां पर ना का प्रयोग अभी भी चल रहा है। तो दोनों स्थितियां जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ट वर्ग की प्रधानता तीनों में थी, इसको याद रखेंगे आप। लिंग व्यवस्था की बात करें, कल आपने पढ़ा था संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। क्योंकि संस्कृत से विकास हो रहा है, इसलिए हमने ये प्रक्रिया जो है संस्कृत से शुरू की थी। 3 लिंग 3 वचन होते हैं। लेकिन जब आप अपभ्रंश में आते हैं तो अपभ्रंश में ध्यान रखेंगे, केवल नागर अपभ्रंश को छोड़ दें, नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग भी होता था, यानी 3 लिंग हमें मिल जाते हैं। बाकी हर अपभ्रंश के अंदर हमें 2 लिंग देखने को मिल जाते हैं। 2 लिंगों की व्यवस्था अवहट्ट में भी है, और हिंदी में भी हम वही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। वचन में जो हमारा संस्कृत था उसमें 3 वचन होते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन जब आप अपभ्रंश में आते हैं तो ये वचन व्यवस्था 2 में हो जाती है, और अवहट्ट में भी 2 व्यवस्था है, और हमारी पुरानी हिंदी में भी 2 व्यवस्था है, वर्तमान हिंदी में भी 2 वचन की व्यवस्था है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। हमने कल जो पढ़ा था 3 लिंग होते हैं, वो हमने संस्कृत में पढ़ा था, ध्यान रखेंगे। नागर को छोड़कर बाकी सब में 3 लिंग होते थे। तद्भव शब्द की अधिकता थी। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं। तो चूंकि ये जो प्रक्रिया है विकास की संस्कृत से ही चल रही थी, जाहिर सी बात है संस्कृत के शब्द ही परिवर्तित होकर इस भाषा में बदल रहे हैं। तो आप कह सकते तद्भव जो शब्द थे वो अधिकता में यूज होते थे, यानी इनकी आधिक्यता थी, अधिक यूज होते थे। ठीक है, अब इसमें भी तद्भव शब्दों का प्रयोग होता था, लेकिन अब तुलनात्मक रूप से कम हो गया, क्योंकि अभी तद्भव शब्द जो है इसके अंतर्गत आकर एक सामान्य भाषा के शब्द बन चुके थे। सेम आप उसमें भी देखते हैं। देशज शब्दों की बात करें तो यहाँ पर देशज शब्दों का विकास होना शुरू हो गया था, यानी कि देशज शब्द जिसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी ना हो, वो देश के किसी भी कोने, मान लीजिए मैंने कोई नया शब्द इजाद कर दिया और मैं उसको बोलने लगी, अब वो बोलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगा, तो पता नहीं है कि शुरुआत किसने की, लेकिन कई बार ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं जो हम खुद ही बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों को आप क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। देश के अंदर ही इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तीनों में प्रयोग हो रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ोतरी हो रही है इसके प्रयोग में, कि देशज शब्द जो है ज्यादा मात्रा में प्रयोग होने लगे हैं। चलिए, तो ये जो है कुछ तुलनात्मक अध्ययन, कहाँ पर क्या विशेषता रही है। बाकी सर्वनाम वगैरह में भी होते हैं, वहां से मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपने तीनों में देख ली, कहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और जो देवनागरी लिपि उद्भव और विकास की क्लास है, जो इम्पोर्टेंट इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उसको हम कल शुरू करेंगे। वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। वो थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है, एक ही क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और 9 बजे जो एमपी वाले विद्यार्थी हैं एक बार क्लास को ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पर, जहाँ पर हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जो आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। अगर आपने
ऑल इंडिया वाले कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं उसी में एक सेक्शन आपका अलग से बनवा दूंगी, एमपी टेट में शामिल रचनाएं, जिससे आप वहीं पर सारी क्लासेस देख सकें। बाकी कुछ क्लासेस जो नहीं हुई हैं उसको हम जून में कवर कर लेंगे। वैसे आपका पेपर आई थिंक 8 तारीख को है, 8 जुलाई है या अगस्त है, एक बार देखेंगे, लास्ट डेट तो अभी आपकी गई नहीं है। कोई नहीं अंजू जी, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी, लेकिन अभी तुरंत नहीं भेजूंगी, ये पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है, कल तक मिल जाएगी। चलिए फिलहाल इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वापस आइएगा आप यूट्यूब पर थोड़ी देर में, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।